हेलो, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी से। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी लेकर आई हूँ, क्योंकि जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है उनका बेसिक क्लियर होगा। अब सीटेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं। आप लोग जो लोग सीटेट के फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फॉर्म फिल कर लीजिए, और पेपर 2 में एसएसटी के लिए आप रेडी हो जाइए तैयारी करने के लिए। राइट, तो मैं आपको बताऊंगी कि पिछले साल किस तरीके से क्वेश्चंस बने थे और पॉसिबिलिटी कैसे बनती है आगे क्वेश्चंस बनने की। राइट, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनते हैं। आप एनसीईआरटी अगर अच्छे से क्लियर कर लेंगे ना, तो एसएसटी में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपने एनसीईआरटी क्लियर नहीं की है और आप फालतू का पढ़ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है उससे। राइट, तो मैं बताऊंगी आपको एनसीईआरटी पढ़ाने के साथ साथ कि क्वेश्चन कैसे बने थे, कोई कैसे बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इतिहास क्या है? पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी इतिहास क्या है। इतिहास वो है जो गुजर चुका है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका अध्याय 1 क्या कह रहा है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्योंकि इतिहास में जो भी घटनाएं थी वो कब, कहाँ और कैसे और क्या थी, कैसे घटी थी, वो सब हमें इतिहास से पता चलता है। ठीक है, और बाकी बच्चे भी अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि जीके जीएस वालों के लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो लोग टीचिंग प्रोफेशन के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, वो भी इस क्लासेस को जरूर देखें। ठीक है, तो प्लीज चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब मैं आपके लिए इतनी हार्ड वर्क कर रही हूँ, कोई कॉस्ट नहीं ले रही हूँ आपसे। तो आपका बनता है कि आप प्लीज क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए, बस इतना ही। और अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, चलिए, तो हम शुरू करेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। अध्याय 1 क्या कह रहा है? क्या हम क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, रशीदा है, क्लास 6 की बच्ची है। वो कहती है, रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि है कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। मतलब वो एक आइडिया लगाती है कि 100 साल पहले क्या हुआ था, ये कैसे कोई कैसे जान सकता है। देखिए, पता लगाते हैं ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जा सकता है? बिल्कुल सही बात है। अब 100 साल पहले क्या हुआ था ये कैसे जान सकते हैं? आइए देखते हैं। ठीक है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी जान पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे और कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाया करते थे। राइट, तो देखिए, ये शब्द जो वर्ड आपको जो दिए गए हैं ना, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठाइएगा। यहाँ से ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे आखेट को, आखेट को जो बेसिक पढ़ रहे हैं, पेपर देते हैं जाकर, आखेट को नहीं समझ में आता है तो आखेटकों को कहते हैं शिकारियों। शिकार करने वालों को क्या कहते हैं? आखेट को। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है आखेट को। राइट, इस तरीके से हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। और मेरी इस क्लासेस को आप सिर्फ ये नहीं कि मतलब कि आपको रात को ही टाइम निकाल के पढ़ना है, आप कहीं भी ए टू जेड कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। मतलब जैसे आप ट्रेन में हैं या बस में हैं या कहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि सब कुछ तो मैं चैप्टर लेकर आई हूँ और बता भी रही हूँ। आप आराम से रीड कर सकते हैं। इंजॉय के साथ पढ़िएगा, ऐसे मत पढ़िएगा कि हाँ हमें पढ़ना है टेंशन लेके। इंजॉय के साथ पढ़ेंगे तो पेपर एकदम से क्वालिफाई होगा। और मैं हिस्ट्री क्यों हूँ, आप इसकी टेंशन न लीजिए, हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। राइट, चलिए, लोग कहाँ रहते थे? नेक्स्ट लाइन, लोग कहाँ रहते थे, बात आती है। मानचित्र 1 यानी कि आपका एक चित्र दिया हुआ है मानचित्र में, नर्मदा नर्मदा नदी का पता लगाइए।
कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। ठीक है, कहाँ है नर्मदा नदी? देखिए ये रही, पूरा दिया गया है नर्मदा नदी के बारे में। ये देखिए, ये नर्मदा नदी है। ये देखिए विंध्य पहाड़ियां हैं और विंध्य पहाड़ियों के पास में क्या है? नर्मदा नदी। तो नदी ही के पास ही क्यों लोगों ने अपना जीवन जीना शुरू किया था? क्योंकि वहां पर पानी की फैसिलिटीज थी। क्योंकि पानी हम पीते हैं और पानी से अनाज उगता है, पशुओं को पाला जा सकता है, सिंचाई की जा सकती है ना, कृषि का उत्पादन होता है। तो इसलिए नदी के पास ये जो विस्तार हुआ था, नदियों के पास ही हुआ था ज्यादातर। देखिए आगे भी हम नदियों के साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अब आती है हम, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और गिरदर पहाड़ियों का पता लगाइए। यहाँ पर देखिए ये उत्तर पश्चिम की सुलेमान और गिरदर पहाड़ियां। देखिए ये सुलेमान, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। सुलेमान और गिरदर पहाड़ियां क्यों इंपोर्टेंट थी? देखिए सुलेमान और गिरदर पहाड़ियां, देखिए ये नहीं सुलेमान और गिरदर पहाड़ियां। और यहाँ देखिए साथ में काबुल नदी भी दी गई है। देखिए यहाँ पर ये जो पहाड़ियां थी इसके साथ में नदी फिर दे दी गई है, क्योंकि नदियों के साथ ही लोगों ने रहना शुरू किया था। इसलिए जहां पर भी विस्तार हुआ है वहां नदी जरूर मिलेगी। तो किरदर और सुलेमान पहाड़ियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? यहाँ पर क्या किया था लोगों ने? देखिए इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं, थोड़ा सा जूम करती हूँ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। देखिए क्वेश्चन बना है। देखिए 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने क्या उपजाना शुरू किया था? गेहूं तथा जौ। कहाँ पर? कौन सी पहाड़ियों में? सुलेमान और गिरदर पहाड़ियों में। क्वेश्चन बना नहीं बना? देखो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फसलों का उपजाना शुरू कर दिया उन्होंने। भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अब देखो पालतू पशुओं को भी बनाना शुरू कर दिया था, पालतू बनाना। ठीक है, कहाँ पर? सुलेमान और गिरदर पहाड़ियों के पास। ठीक है, ये लोग गांव में रहते थे। क्वेश्चन बनता है कि लोग कहाँ रहते थे? शहरों में या गांव में? शहर का तो मतलब ही नहीं बनता, लोग गांव में रहते थे। अब उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। अब देखिए उत्तर पूर्व गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। आ जाइए, विंध्य पहाड़ियों में क्या देखने को मिलता है? देखिए ये गारो पहाड़ियां हैं, यहाँ पे भी देखो आपको नदी देखने को मिली, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और विंध्य पहाड़ियां, ये देखिए विंध्य पहाड़ियों के बीच में भी नर्मदा नदी है, सोन नदी है ना नदी। तो इसी तरीके से हम क्या पता लगा रहे हैं? विंध्य पहाड़ियां और गारो पहाड़ियां। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? लोगों ने यहाँ पर किसका विस्तार किया? कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। कहाँ पर? उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में। ठीक है, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूज कर देता है। सुलेमान गिरदर पहाड़ियां भी दे देगा और विंध्य पहाड़ियां भी दे देगा। चावल कहाँ उपजाना शुरू किया था? तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत में विंध्य पहाड़ियों में, यानी कि चावल जो उपजाया गया था वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। राइट, चलिए ये यहाँ पर मानचित्र, ये साइड से दिया हुआ मानचित्र दक्षिण एशिया। तो यहाँ पर ये बताया गया, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। देखिए दक्षिण दक्षिण एशिया किसे बोलते हैं? आधुनिक दक्षिण एशिया में क्या क्या आता है? साउथ एशिया में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। और इसके जो पड़ोसी देश थे अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। ठीक है, और लेकिन विशालतम तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। दक्षिण एशिया को क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। चलिए अब हम चलते हैं मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो सिंधु जो इसकी सहायक नदियां थी, देखिए सिंधु तथा सहायक नदियां भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर क्या करना शुरू किया था लोगों ने? देखिए ये है ना सिंधु नदी, और इसकी सहायक नदियां ये रही, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, ब्यास नदी। ये क्या है? ये इसकी सहायक नदियां हैं। यहाँ पर क्या लोगों ने करना शुरू किया था? चलिए बताती हूँ मैं। क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन, नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदी है।
सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। बिल्कुल, नदियां होती हैं वो एक नदी में आकर मिल जाती हैं तो उसकी वो सहायक नदियां कहलाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। ठीक है, कहाँ पर? सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के आसपास क्या थे? कुछ आरंभिक नगर फूले थे। कब? 4700 वर्ष पूर्व पहले। यहाँ पर समय पूछा जाता है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व शुरू हो गया था। आरंभिक नगर फले फूले और जो नदियों का जो विकास हुआ था गंगा व इसकी सहायक नदियों के आसपास, वो जो नगरों का विकास हुआ था 2500 वर्ष पूर्व शुरू हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन बनते देखो, आरंभिक नगर फले फूले, विकास कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। नगर फले फूले यानी कि शुरुआत होती है, फिर डेवलपमेंट होता है उसका, इस तरीके से बताया गया है। ठीक है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब यहाँ पर क्या है देखिए, आइए एनसीईआरटी ऐसे पढ़ सकते हैं जैसे मैं ऐसे पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ ना आपको, आप बुक लेकर भी आसानी से जैसे मैं समझा रही हूँ आप समझ सकते हैं। देखिए, गंगा तथा इसकी सोन नदी, देखिए ये गंगा नदी है और इसकी ये नदी है सोन नदी, सहायक नदी दिख रही है ना। ये देखिए गंगा नदी यहाँ से यहाँ पर भी निकली गई है, गंगा नदी और इसकी सहायक नदी सोन नदी। यहाँ पर क्या किया था लोगों ने? चलिए यहाँ पे बता दी क्या किया था लोगों ने। चलो, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाएं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। बिल्कुल सही बात है, एक जगह रहते नहीं थे, टिकते नहीं थे, आपदाएं होती थी, प्राकृतिक आपदाएं होती थी, जैसे भूकंप आना हो गया, है ना। तो इस तरीके से वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। ठीक है, इस तरीके से लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए और लोगों ने एक दूसरे के बारे में जानना शुरू किया। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है, क्या बना था? देखिए, मगध, मगध जो कि आज किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान बिहार। ठीक है, मगध जो है ना, इसी को हम पहले अब क्या बोलते हैं? वर्तमान बिहार। ये जो बिहार आज हम बोलते हैं बिहार, ये पहले हुआ करता था मगध। और मगध जो आसपास का जो क्षेत्र था, इसके आसपास किसके आसपास ये उभरा था? गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। किसके पास? गंगा के दक्षिण में जो एरिया था वो मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि आज वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बना है, बनता है, ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र वन को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने की नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में जब वो बर्तन बनाते थे पत्थर के, तो पत्थरों को तराशते थे, संगीत करते थे, है ना। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला। देखो क्वेश्चंस बना, देखिए क्वेश्चन कैसे बना, ये बन चुका है, सीटेट में भी बन चुका है
और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है, उसमें भी ये क्वेश्चंस बन चुका है। जीके जीएस में ये क्वेश्चंस बन चुका है। टीजीटी पीजीटी में भी ये क्वेश्चंस बन चुका है। केवीएस एनवीएस में भी ये क्वेश्चंस बन चुका है। डीएसएसबी में भी ये क्वेश्चन बन चुका है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बना, देखो पहले चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन चुके हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यानी कि इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यहाँ पर आपको ना संस्कृत की जगह हिंदी दे देंगे और कुछ अरबी भाषा दे देंगे, प्राकृत दे देंगे, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द जो इंडस से निकला है, जो इंडस शब्द निकला है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिस संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। देखिए क्वेश्चन में आप मैप में देख लीजिए, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है, जब नगरों का विकास शुरू होना हुआ था, मैंने आपको पीछे बताया था, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले, उत्तर पश्चिम जैसे काबुल जो मैंने आपको बताया ना, ये वहां से आने वाले, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए ये देखिए उत्तर पश्चिम, ये वाला एरिया हो जाता है उत्तर पश्चिम। ये देखिए ये है ना, ये उत्तर पश्चिम एरिया हो जाता है। ये गिरदरा सुलेमान, ये क्या है? ये पूरा उत्तर हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। ये एरिया आपका पश्चिम हो गया, ठीक है। उत्तर ये पश्चिम, ये एरिया हो गया आपका उत्तर पश्चिम का एरिया, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम का एरिया, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ से आने वाले कौन थे? ईरानी और यूनानी। उन्होंने सिंधु को क्या कहा था? ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को सिंधु, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है किसको? इंडिया शब्द इंडस से निकला, यहाँ पे मतलब ना इंडिया से है, ठीक है। तो यूनानियों ने सिंधु को इंदोस अथवा हिंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी कि सिंधु को क्वेश्चन बनता है कि सिंधु को इंदोस और हिंदोस किसने कहा था? ईरानी और यूनानियों ने सबसे पहले सिंधु को इंदोस और हिंदोस कहा और नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, ठीक है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता था। जो समूह था लोगों का, उसके लिए भारत नाम का प्रयोग किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। देखिए ऋग्वेद जो सबसे पहला हमारा ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, जो सबसे पहले हमें लिखा मिला है, ये ऋग्वेद जो लिखा गया है, ऋग्वेद सबसे पहला प्राचीन ऋग्वेद है। ये हमारे ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, तो ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। उसमें इसका सबसे पहले वर्णन किया गया कब? 3500 वर्ष पहले। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, ठीक है। तो इंडिया शब्द का प्रयोग बाद में किसके लिए होने लगा? देश के लिए। अब देखिए यहाँ पर साइड में बताया गया, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। पांडुलिपि से आता है क्वेश्चन। देखिए किस तरीके से पांडुलिपि, ये पांडुलिपि है ना, ये दिख रही है ना आपको पांडुलिपि, ये पांडुलिपि है, ठीक है। अब देखो पांडुलिपि से क्वेश्चन कैसे बना है मैं बताती हूँ। देखिए यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। कब? 1000 वर्ष। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये कौन सा है? ये बुर्ज नाम के एक पेड़ है, उसकी छाल से बनाया गया है, ठीक है। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था, ठीक है, एक साथ बांध दिया जाता था और भुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ये यहाँ पर पांडुलिपि देखी गई है, ठीक है। चलिए अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। देखो क्वेश्चन यहाँ से बना है, देखिए
पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि वो है जो पुस्तक हाथ से लिखी जाती है, उसको पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला। ठीक है, ये देखिए यहाँ से इतना पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अंग्रेजी में पांडुलिपि को, एक मिनट मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ। देखिए मैं इसके अभी मैं इस तरीके से बता रही हूँ और चैप्टर में किस तरीके से क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, बाद में मैं इसके क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी, चैप्टर पढ़ाने के बाद ना फिर मैं क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी कि कितने कितने क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक पीडीएफ लेकर आऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं। साथ में बता भी रही हूँ, अभी भी बता रही हूँ, और बाद में भी पीडीएफ अलग से लेकर आऊंगी क्वेश्चंस की। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ है हाथ से निकला। पांडुलिपि का अर्थ क्या है? हाथ से निकला। ये कौन से शब्द से लिया गया है? मैन्युस्क्रिप्ट शब्द। पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, यानी कि लैटिन शब्द क्या है? मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोज पत्र पर लिखी जाती हैं। ठीक है, पांडुलिपियां कैसे लिखी जाती है? ताड़पत्रों तथा हिमालय में जो भोजपुत्र सॉरी हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से इसे तैयार किया जाता है। ठीक है, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आज सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इसमें कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्रकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, देखिए प्रकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? क्वेश्चन दे सकते हैं, कौन करते थे? राजा, उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा राजा या रानी या आम लोग या प्रजा, ऐसे दे दिया जाए तो आम लोग प्रकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनाइए। देखिए अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं, अभिलेख क्या है। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगी आपको, पांडुलिपि अभिलेख अलग से भी मैं आपको क्वेश्चन बना के लाऊंगी, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, अभी आप चैप्टर को पढ़िए और समझिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इससे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, एनसीईआरटी बुक से जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप वैसे रीड कर लीजिए। राइट, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि बाकी बच्चों को भी ये क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। क्वेश्चन बनता है कि अभिलेख किस पर उत्कीर्ण किए जाते हैं? पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर। राइट, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके अथवा उनका पालन कर सके। इसको क्यों छपवाते थे? क्योंकि लोग उनका पालन कर सके। किसका पालन कर सके? जो इस पे लिखा गया है। ठीक है, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख में मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब है राजा रानियों के साथ स्त्री पुरुष भी अपना विवरण देते थे। कुछ ऐसे अभिलेख भी मिले हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? ये अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ये अभिलेख आप देख रहे हैं ना, कंधार से प्राप्त हुआ, अफगानिस्तान के कंधार से। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया था। किसके नाम पर? अशोक राजा था, अशोक के बारे में मैं आगे बताऊंगी। उनके आदेश पर इसको बनाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। बिल्कुल सही बात है, हम लेसन 8 में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में। तो क्वेश्चन बना है कि अशोक का जो अभिलेख मिला है वो कौन सी भाषा में मिला है? यूनानी तथा अरमाइक। यूनानी तथा अरमाइक नामक दो लिपियों में मिला है। कौन सी दो भाषाएं? यूनानी तथा अरमाइक भाषा में अशोक का अभिलेख मिला है।
इसमें पूछा गया है जो अशोक की जो भाषा है, अशोक ने जो उत्कीर्ण करवाया है अभिलेख, इस पर किसकी भाषा लिपियों तथा भाषाओं में है ये? यूनानी तथा अरमाई भाषा में। क्वेश्चन बन चुका है ये, सीटेट में बन चुका है और बाकी एग्जाम में भी बन चुका है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है, जो अध्ययन करता है ऐसी वस्तुओं को खोजता है तो वो कौन होता है? पुरातत्वविद, है ना, पुराने तत्वों को खोजने वाला। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, किस किस का अध्ययन करते हैं पुरातत्वविद? ईंट से बनी इमारतों, अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। देखिए, ये देखो धातु के बने हैं, ये धातु के बने हैं, ये मिट्टी के बने हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों ने, पुरातत्वविदों ने इनको खोजा है। बाई एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। मैंने अभी लास्ट में ये पीछे मैं पढ़ा के आ चुकी हूँ आपको कि 4700 वर्ष पूर्व हमें नगरों का विकास शुरू हुआ था ना, तो तभी ये सब आया था। देखिए 4700 वर्ष पूर्व होता था इनका प्रयोग। जब लोगों का रहना बसना शुरू हुआ तभी तो इसका विकास हुआ। दाएं पुराने चांदी का सिक्का है, ये क्या है? चांदी का सिक्का। देखिए, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। क्वेश्चन बनता है कि चांदी के पुराने सिक्कों का प्रयोग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? ऑप्शन में दे दिया जाएगा 4700, 2500, 2000, 3000 वर्ष पूर्व। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2500 वर्ष पूर्व। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में यह सिक्का कैसे भिन्न है? आप लगाइए, आज का सिक्का लीजिए और इस सिक्के से कंपेयरिंग कीजिए। पुरातत्व जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते, बिल्कुल सही बात है। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं क्योंकि वो नष्ट हो जाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो इसलिए पुरातत्वविद उनको खोज लेते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? बिल्कुल। देखो, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वविद से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? जब पांडुलिपि देखिए, उन्होंने अभिलेख देखिए, पुरातत्व यानी कि पुराने तत्वों से जो ज्ञात जो जानकारी उनको मिलती है ना इतिहासकारों को, उनको स्रोत कहते हैं। स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं कि हमें इस तरह के स्रोत मिले हैं। ठीक है, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। पुरातत्व विद क्या होते हैं? पुराने तत्वों की खोज करते हैं, है ना, अतीत का पता लगाते हैं। आगे देखिएगा, इतना कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझ ही रहे होंगे। पुराने तत्व, अतीत एक या अनेक? अतीत एक या अनेक है, बताइए। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होगा। क्वेश्चन बनता है, देखो, अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन है या एक वचन के रूप में प्रयोग किया है? तो बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है, देखिए, कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। बिल्कुल, राजा रानी और शिल्पकार जो व्यापारी थे तो उनका जीवन बहुत भिन्न था। ठीक है, जैसा हम आज भी देखते हैं उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। बिल्कुल, उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। राइट, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे।
बिल्कुल सही बात है। अभी बेचारे मछुआरे हो गए, संग्राहक हो गए, कृषक हो गए, तो ये कैसे रखते अपना लेखा जोखा, ठीक है। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, क्योंकि ये लिखते नहीं थे। राजा और रानी क्या करते थे, अपने अभिलेख लिखते थे, तब उनके बारे में जानकारी मिलती थी। तो इनसे क्या होते थे, इनके जो पुराने तत्व होते थे, जो सामान्य प्रयोग में लाते थे, उससे जो पुरातत्वविद होते हैं ना, तो उनको हेल्प मिलती है इनके बारे में। किसके बारे में जानने में? शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, इनके बारे में पता चलता है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इसमें बोला गया है कि 2000 से आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व यानी कि पहले की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ईसा मसीह जन्म की तिथियां, जो पहले जो जन्म की तिथियों का प्रयोग करते हैं, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो तिथियां होती थी ना, उसको हम क्या कहते हैं? ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा से पहले। देखिए यहाँ पर दिया गया है। इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व होता है। देखिए बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब क्या होता है? बीसी का मतलब ईसा पूर्व यानी कि ईसा के जन्म से पूर्व की तिथियां, राइट। कभी कभी तुम इन तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। किसका? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी क्या है? एनो डोमिनी दो लैटिन शब्द से बना है, ठीक है। एनो डोमिनी कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है। क्वेश्चन पूछा गया, एनो डोमिनी क्या है? लैटिन शब्द है, ठीक है। और इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से है। किसका तात्पर्य? एडी का, ठीक है। कभी कभी एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसी का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। कभी कभी जैसे एडी लिखा होता है ना, तो एडी की जगह सीई भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो दोनों का मतलब एक ही है। और बीसी की जगह बीसीई मिलेगा, तो दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि बीसी और बीसीई का मतलब एक ही है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। यानी कि सी का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा, और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथियां, ठीक है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। देखिए अगर आप इस चीज को और भी अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएंगे कि मैम इसको दोबारा से फिर पहला एक चित्र बना के आप मुझे समझाइए। बीसी और सीई एडी इन सबको समझाइए, तब मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा मुझे तब। वैसे मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ आपको, ठीक है। भारत में तिथियों के रूप में के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व हो चुका था, ठीक है। हो चुका था भारत में इन तिथियों का प्रयोग 200 वर्ष पूर्व। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग, इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। कहीं कहीं पर बीपी भी लिखा हुआ मिलता है। बीपी देखिए लिखा है ना, बीपी, बीपी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले, ठीक है। तो मैंने बताया आपको बीसी, बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व। और एडी, एडी, एडी क्या है? एडी को हिंदी में लिखते हैं ईसा, ठीक है। एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है? एडी, जिसको ये कौन से लेटिन शब्द से बना है? लैटिन शब्द से बना है, एनो डोमिनी, ठीक है। तो एडी की जगह जगह कभी कभी क्या लिखा होता है? सी। और बीसी की जगह कभी कभी क्या लिखा होता है? बीसी। और सी का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा। और बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा, राइट। यानी कि बीसी की जगह बीसीई भी लिखा मिलता है, ठीक है। और एडी की जगह सीई लिखा हुआ मिल सकता है, राइट। और अच्छे से समझा दूंगी नेक्स्ट क्लास में आपको, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो सिर्फ इसी की एक क्लास लेकर आ जाऊंगी मैं, तिथियों की एक, इतिहास की तिथियों की क्लास एक अलग से लेकर आ जाऊंगी मैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। देखिए जैसा अन्यत्र क्या है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए।
सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। अफ्रीका में क्या है? अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। कहाँ? अफ्रीका देश मिस्र में। ठीक है, देखिए इस तरीके से पहले पी को कैसे दर्शाया गया है। पहले ऐसे ही चित्र बनाते थे, तो इतिहासकारों ने इसका एक मतलब निकाला है कि इसको पी से दर्शाया है, इसको टी से, इसको ओ से, और इसको देखो शेर को एल से, इसको एम से, आई से, एस से, और इसको के से, इसको शेर को, ये शेर जो भी दिया गया है स्मॉल में, ये एल को इस तरीके से दर्शाया गया है। ये देखिए ये बर्ड दे रखा है ना, क्या ईगल सा बना के दे रखा है, इसको ए से दर्शाया गया है, इसको आर से दर्शाया गया है। ऐसे ऐसे चित्र बना के लोग अपना आदान प्रदान करते थे विचारों का। ठीक है, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है, राजा रानियों के नाम को एक छोटे से फ्रेम में दर्शाया गया, उसे क्या कहा जाता है? कारतूस। ठीक है, इसके बाद विद्वान ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किसके लिए प्रयुक्त हुए, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। बिल्कुल सही बात। अब ये सब आपके मतलब का नहीं है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ तिथियां हैं। देखिए पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहास का स्रोत, अज्ञात लिपि, अर्थ निकालना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे ही। देखिए कृषि का विकास कब हो चुका था? इसको 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 रट लीजिए, इसको कहीं लिख लीजिए अलग से। ठीक है, ये लिख लीजिए। देखिए इसी को पढ़ के आ चुके हैं हम चैप्टर में। कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब उभरे थे, फले फूले थे? 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है, वो मैंने अभी पिछली टॉपिक में आपको पढ़ाया था। 4700 वर्ष पूर्व मिट्टी का जो एक घड़ा देखने को मिला है, कब मिला था? 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर उभर चुके थे। गंगा घाटी के नगर मगध का एक बड़ा राज 2500 वर्ष फला फूला था। ठीक है, मगध कहाँ पर फला फूला था? गंगा घाटी में। ठीक है, गंगा घाटी के दक्षिण में। ठीक है, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये देखिए सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। ये लोग मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है, आप खुद से सुमेलित करेंगे। ये सब चैप्टर में दिया गया है। राइट, ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चन को भी पढ़ के इन क्वेश्चंस को भी पढ़िएगा और इन क्वेश्चंस को पढ़ के चैप्टर से आंसर निकालिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ और मैंने आपको पढ़ाया। तो आप बताइए कि आपको चैप्टर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो मैं डेली आपके लिए एनसीईआरटी चैप्टर लेकर आऊंगी। आज चैप्टर 1 था क्लास 6 से, कल मैं चैप्टर 2 लेकर आऊंगी क्लास 6 से। ठीक है, तो जिन बच्चों को बेसिक अपना क्लियर करना है और जिन बच्चों ने पढ़ लिया है वो रिवीजन करें, और जिन्होंने अभी अच्छे से नहीं पढ़ा है वो अपना बेसिक क्लियर करें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत काफी आने वाले हैं और जीके जीएस की दृष्टि से भी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया और इस चैप्टर से मैं आपको बताऊंगी। आपके लिए मैं पीडीएफ भी लेकर आऊंगी, इससे क्वेश्चन बना के आंसर बना के मैं बताऊंगी आपको कि इस तरीके से क्वेश्चन बन चुके थे और बनेंगे अब। ठीक है, तो प्लीज क्लास को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता है और मेरी आवाज को भी आप सुन सकें और मैं भी आपके लक्ष्य को समझ सकूं कि आप किस लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ, भगवान से आपकी प्रार्थना करती हूँ आपके लिए, आप सभी लोगों के लिए जो लोग मेरी क्लास देख रहे हैं, कि जो भी आपका लक्ष्य हो वो लक्ष्य आपका पूरा हो, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपका लक्ष्य पूरा हो। तो प्लीज़ बाकी बच्चों को भी ये क्लास मिलती रहे तो शेयर करते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं कल इसी समय। बाय बाय, टेक केयर।